आज का यह वीडियो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर आधारित है। यह 15 प्रश्नों का सेट है। इसमें कुछ प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तथा कुछ प्रश्न है जो आने की संभावना है, इसलिए आप इसे स्किप नहीं करेंगे, अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उग्रवादी किस साधन द्वारा भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे? तो उग्रवादी जो थे वो बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। बहिष्कार से तात्पर्य था विदेशी वस्तुओं, विदेशी सरकार तथा विदेशी सरकार की नौकरियों का बहिष्कार, और स्वदेशी का तात्पर्य था स्वदेशी वस्तुओं एवं देशी सरकार तथा स्वदेशी व्यवस्था की स्थापना से था। और राष्ट्रीय शिक्षा से तात्पर्य राष्ट्रीय हित की शिक्षा देना। इस नीति से उन्हें सफलता मिली। कलकत्ता में कपड़े बेचे नहीं जा सके, यूरोपीय वस्तुओं की दुकानें बंद हो गई या व्यापार मंदा हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम से प्रभावित होकर भारत में अनेक शिक्षा योजनाएं चलाई गई। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण का आरंभ कब हुआ? तो सन 1905 से 1911 जो उग्रवादी 1905 से 1911 के बीच में उग्रवादी राजनीतिक उदय के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण का आरंभ हुआ था। इस चरण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपनी शैशवा अवस्था से निकलकर किशोरावस्था में पहुंच गया था। इसमें युवा अवस्था की गतिशीलता आने लगी थी और इस गतिशीलता ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निष्क्रिय स्वरूप को सक्रियता में बदल दिया। उदारवादियों के शांतिपूर्ण और संवैधानिक नीतियों पर से विश्वास खत्म होने लगा था। तब इन्होंने क्रमिक सुधार के स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग की तथा स्वराज को अपना जन्मसिद्ध अधिकार घोषित किया। भारतवर्ष में 1905 से 1919 तक इसी विचारधारा का प्रभाव रहा। इस अवधि में चलाए गए आंदोलन को उग्रवादी आंदोलन का नाम दिया गया, जिससे इस युग को उग्रवादी कहा गया। अगला क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक जो थे वो दीनबंधु मित्र थे। यह प्रश्न 97-98 के बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो नील दर्पण के जो लेखक थे वो दीनबंधु मित्र थे। सन 1859 से 60 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बगान मालिकों के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ, जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, जिसमें मालिक किसानों की नील की खेती के बदले कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था और इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने और उपज उसी बगान मालिक को पूर्व निर्धारित दर, जो बहुत कम होती थी, पर बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इसी बेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह कहलाया था। इसी पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा था। अगला क्वेश्चन, बंगाल पंथ की स्थापना किसने की थी? बंगाल पंथ नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे है पागल पंथ। क्या है? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। किसने की थी? करम शाह ने। यह भी प्रश्न जो है यह 2015 के बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। पागल पंथ जो है एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। ये वही करम शाह थे जिनके पुत्र टीपू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे, जिसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया था। सन 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर
राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग कर प्रशासन चलाने के लिए एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। यह प्रश्न 2001, 2 और 2 के बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। गुरु राम सिंह जो थे, कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए थे, पर बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका समान उद्देश्य था अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। या पश्चिम पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी, जिन्हें सियान साहब के नाम से जाना जाता था। भगत जवाहर मल, जिन्हें हम सियान साहब के नाम से जानते थे। लेकिन गुरु राम सिंह ने इस आंदोलन को संगठित और जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर धर्म को शुद्ध करना था। 1872 में इस आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह को रंगून भेज दिया गया, जहां इनकी मृत्यु 1885 में हो गई। अगला क्वेश्चन, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो दक्कन के तत्कालिक कारण थे महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। यह प्रश्न 2018 के बीपीएससी के में पूछा गया है। सन 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों की अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत, घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनके हस्ताक्षर करवाना और उनकी न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। यही परिस्थिति के कारण 1875-76 के अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों में वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह से महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गई। अगला क्वेश्चन, मानव बलि प्रथा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण, यहाँ पे निश्चित नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका निषेध। निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था? तो मानव बलि प्रथा को निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था खोड़ जनजाति। क्या नाम था? खोड़ जनजाति। यह प्रश्न 1995 के बीपीएससी में पूछा गया था। खोड़ जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, जिसके कारण वे स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसका नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया, जिसे सब युवा राजा कहते थे। विद्रोह का मुख्य कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि, जिसे खोड़ जनजाति मरीहा कहते थे, को प्रतिबंधित करने का प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का लागू करना और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों के प्रवेश से संबंधित था। इन सब के कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोड़ों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्र बिसोई विलुप्त हो गए, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। ऐसी जानकारी के लिए एक लाइक कीजिए और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे और भी वीडियो है जो आप मेरे चैनल के वीडियो सेशन में जाकर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 1855 के में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था?
1855 में संथालों ने मेजर बारो को हराया था। अंग्रेज कमांडर थे वो मेजर बारो, उनको हराया था। यह प्रश्न जो है 2005 के बीपीएससी में पूछा गया है। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह इलाके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए। दिकुओं का मतलब होता है बाहरी लोग, यानी अंग्रेज। इस आक्रमण का नेतृत्व सिद्धो कान्हो चांद और भैरव ने किया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीर पैंती का युद्ध कहा जाता है। वे संथालों ने मेजर बारो को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन, एनी बेसेंट ने कहा की घटना को कांग्रेस की इतिहास का सर्वाधिक दुखद घटना कहा था। तो एनी बेसेंट ने सूरत के अधिवेशन को कांग्रेस के इतिहास का सर्वाधिक दुखद घटना कहा था। जब दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का उद्देश्य स्वराज घोषित करके कांग्रेस को विभाजित होने से तो बचा लिया, पर स्वराज शब्द की व्याख्या ने कांग्रेस में फूट की संभावना को और गंभीर बना दिया। उदारवादी स्वराज का अर्थ वैज्ञानिक तरीके से उत्तरदायी सरकार की स्थापना और औपनिवेशिक स्वराज की प्राप्ति मानते थे, परंतु उग्रवादी स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता मानते थे। दोनों दलों में इसको लेकर गंभीर मतभेद था। इस मतभेद को दूर करने के लिए 1907 में ताप्ती नदी के किनारे सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें भाषण शुरू होने से पहले ही इतना हो हल्ला और शोरगुल हुआ कि स्थिति गंभीर हो गई और पुलिस को बुलाना पड़ा, जिससे अधिवेशन को स्थगित करना पड़ा। इसी घटना को लेकर मिंटो ने इसे अंग्रेजों की जीत माना। इसी कारण इस घटना को एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास का सर्वाधिक दुखद घटना कहा था। अगला क्वेश्चन, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक राष्ट्र की वेदना को निर्भयता से प्रकट करने वाले पहले भारतीय थे। इनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास नहीं था। उनके अनुसार विदेशी राज्य एक अभिशाप और भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण था। जब तिलक 1879 में कांग्रेस में प्रवेश किए तो अपने क्रांतिकारी विचारों को सदस्यों के सामने निर्भयता से रखा, पर कांग्रेस के उदारवादी नीति के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तिलक ने उदारवादियों की शिक्षावृत्ति पर असंतोष प्रकट किया और कहा कि सरकार केवल शक्ति के आधार पर ही भारतीयों की मांग मान सकती है। धीरे धीरे तिलक के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी और ये लोग उग्रवादी कहलाने लगे। इसी पर वेलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1916 का वर्ष राष्ट्रीय आंदोलन का सुनहला वर्ष क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी वर्ष श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई थी। वर्ष 1916 में एनी बेसेंट के प्रयास से ही नरमपंथियों और गर्मपंथी एक हुए थे। जब 1955 में 1915 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो एनी बेसेंट को इन दोनों दलों को एक करने में सफलता मिली। 1915 में गोखले और फिरोज शाह की मृत्यु हो जाने पर नरमपंथियों का विरोध बेअसर हो गया। इसी बीच तिलक जेल से छूटकर आए और स्वराज का आंदोलन शुरू किया और इसी बीच एनी बेसेंट को सुनहरा मौका मिल गया और दोनों दलों को एक कर दिया। इसी पर अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार ने कहा कि 10 वर्षों के दुखद अलगाव तथा गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमों ने अब यह महसूस किया है कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत। अब भाई भाई फिर मिल गए हैं। इस तरह वर्ष 1916 का वर्ष राष्ट्रीय आंदोलन का सुनहला वर्ष कहलाया।
ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन को दबाकर देख सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। यह प्रश्न 2000 के बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। बिरसा मुंडा जो थे वो झारखंड के पक्ष में थे। वैसे तो बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया था और झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई थी। बाद में जब बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस यानी 15 नवंबर के दिन की गई। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज आंदोलनों ने जनसंख्या के बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को आकर्षित किया था। यह प्रश्न जो है 1995 के बीपीएससी में पूछा गया है। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसने जहां एक और धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले के आंदोलन से आरंभ हुआ था। यह क्वेश्चन 2008 के बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। वर्ष 1848 में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, जो भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल बना। वैसे तो आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानाडे को माना जाता है, जो महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। यह प्रश्न 2001-2 के बीपीएससी में पूछा गया है। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस के पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की थी। इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया था। भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग की प्रधानता दी गई थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के वीडियो सेशन में जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद।